पार्टियों में कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा कौन सी पत्नी के लिए योजना लाए, इसलिए हम नहीं लाएंगे। लेकिन हमने लाडला भाई योजना निश्चित रूप से लाई है और उस योजना के तहत हमारे जो अलग अलग लेवल पर पढ़े हुए बच्चे हैं इनको नौकरियां मिले, इनको एक्सपीरियंस मिले, इसलिए एक अप्रेंटिस हम शिप की योजना हमने शुरू की है जिसमें कोई भी स्थापना उनके जो उनका स्टडीज़ है उसके हिसाब से अगर उनको नौकरी देती है तो 10,000 रुपये तक का उनका जो पगार है, उनका जो वेतन है, वो वेतन हम राज्य सरकार की ओर से 1 साल तक देते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि 1 साल में वो अच्छा काम करे तो उनको वही नौकरी मिलेगी। अगर किसी कारण से वहाँ नौकरी उनकी कंटिन्यू नहीं हो पाई तो जो एक्सपीरियंस उनको मिला है, आज ये भी होता है ना, कोई कहीं नौकरी मांगने जाता तो उसको पूछते एक्सपीरियंस है क्या, तो ये एक्सपीरियंस 1 साल का जो उसके पास होगा या तो स्वयं रोजगार कर पाएगा या कहीं और नौकरी ले पाएगा। तो इस प्रकार की योजना भी हमने शुरू की है। 10 लाख युवाओं को इस प्रकार से हम लोग नौकरी देंगे। देवेंद्र जी, ये ऐसी योजनाएं हैं, एक ज़माने में बीजेपी बचती थी कि हमें फ्रीबीज नहीं देनी है, हमें फ्रीबीज नहीं देनी है, हमें पैसे नहीं बांटने हैं। ये योजना है, आपको लगता है महाराष्ट्र सरकार अगर आप लोग चुन के भी आते तो ये सस्टेन कर पाएंगे फाइनेंशियली? आप लोगों ने सारा कैलकुलेशन कर लिया? जी हाँ, हमने पूरा कैलकुलेशन करके ही इसको तैयार किया है। ये सारी योजनाओं के लिए जो पैसा लगता है वो कहाँ से हम खड़ा करेंगे, हमारे पास कितना आता है, हमारा आउटगो क्या है, हमारे स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद ही इन योजनाओं को हमने लागू किया है। इसलिए हम निश्चित रूप से इन योजनाओं को सस्टेन कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 2-4 छोटे सवाल पूछूंगा महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं देवेंद्र जी। जैसे लोकसभा चुनाव में याद होगा प्याज के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा था उसको लेकर किसानों में बड़ी नाराजगी हुई थी, तो कहा गया था कि एक फैक्टर था कि किसान आपसे दूर हो गया। क्या हम माने कि अब इन 4-5 महीनों में किसानों की नाराजगी अब दूर हो चुकी है? देखिए, ये बात सही है कि प्याज की निर्यात बंदी के कारण एक नरेटिव तैयार हो गया था जिसमें किसानों की नाराजगी हमको भुगतनी पड़ी। और कुल मिलाकर केंद्र की सरकार हमेशा ये विचार करती है कि अपने पास कुल मिलाकर देश में प्याज की कितनी अवेलेबिलिटी होने वाली है, हमको कितने प्याज की आवश्यकता है और उसके आधार पर फिर एक्सपोर्ट करना कि नहीं, इसका विचार करती है। क्योंकि हमने पुराने समय ये भी देखा है कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया और बाद में उससे दुगने दामों में हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट किया, हमने कई ईरान से इंपोर्ट किया। तो ये परिस्थिति हमारे ऊपर न आए इसलिए केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिए। लेकिन किसानों का भी हम उनको भी दोष नहीं दे सकते। उनको लगता है कि भाई अगर निर्यात शुरू रहती है तो उनको डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा भाव मिलता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा भाव मिलता है। फॉर्चुनेटली अभी आप देखें तो मार्केट का भाव बहुत अच्छा है। अभी तो 3700 रुपये तक भाव चला गया है। तो इसलिए अभी और केंद्र ने भी कुछ शर्तें तो रखी है लेकिन निर्यात को भी परमिशन दी है। तो मुझे लगता है कि अभी इस प्रकार से उस चीज़ को लेकर कोई किसानों में प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक और चीज़ है, बीच में आपको याद होगा आपने भी एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि बांग्लादेशियों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। नवी मुंबई में 5 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे, एक बड़ा क्राइम हुआ था, आप खुद भी स्पॉट पर गए थे। तो क्या फर्जी दस्तावेजी बन रही है, आपने उस समय में माना था, तो कैसे क्या कमी रह गई है, कैसे इस फर्जी दस्तावेज को दूर करेंगे और कैसे प्रशासन ऐसी चीज़ों पर काबू में रखेगा? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी सिटीजन्स यहाँ घुसे उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको हम डिपोर्ट करें। अपने देश में प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश के साथ हमारी जो बॉर्डर है बड़ी है, वो थोड़ी पोरस भी है और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के सरकार का रवैया रहा है, एक प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार ये बांग्लादेशियों के लिए वेलकमिंग इस प्रकार के रवैये के साथ वहाँ काम करती रही है। और फिर ये लोग आकर केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बसते, वहाँ तो कोई उद्योग है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में इनको रोज़गार तो मिलता नहीं है। तो ये लोग फिर मुंबई आते हैं, दिल्ली जाते हैं, जिन शहरों में रोज़गार है उन शहरों में जाते हैं, फिर लोकल्स का रोज़गार समाप्त कर देते हैं। इसलिए
हमारा ये प्रयास है कि इस प्रकार से, और धीरे धीरे यही लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चालू करते हैं, क्योंकि कोई स्टेक्स तो होते नहीं है, तो ड्रग डीलिंग में भी ये लोग हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी में भी है। इसलिए हमने बहुत कड़ाई के साथ लगातार हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, ताकि जहाँ पर भी हमको ये ध्यान में आए कि अवैध बांग्लादेशी बसे हुए हैं, हम लोग उनको पकड़ते हैं, उनको डिपोर्ट करते हैं। देवेंद्र जी, महाराष्ट्र चुनाव में एक मराठा आरक्षण का ही मुद्दा बहुत है, कंट्रोवर्शियल है। मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि मुद्दा बहुत जोर से पकड़ा, और जरांगे साहब जो लगातार इसकी मुहिम चला रहे हैं, वो काफ़ी कुछ आपको ही निशाने पर रखे रहे। ये मुद्दा ठंडा हो रहा है, आप लोगों ने इसको सुलझाने की दिशा में प्रयास किया है? एक माइक महाराष्ट्र की राजनीति में दादा मैं ऐसा नसीबवान आदमी हूँ दादा कि विपक्ष का कोई भी नेता हो, माइक उसको दिन में भी मैं दिखता हूँ, रात में भी मैं ही दिखता हूँ। मेरे नाम के सिवाय न उनका भाषण शुरू होता है, न उनका भाषण समाप्त होता है। जहाँ तक मराठा आरक्षण की इस सारी मुहिम का सवाल है, तो हमारी सरकार ने मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया है, और वो कंटिन्यूड है। हाँ, वो चैलेंज हुआ है, लेकिन कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया है। और अभी हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर एक ड्राइव लिया लोगों को रिक्रूट करने का। ये सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव में 10% मराठा आरक्षण हमने रखा। अभी जितना हमारे एडमिशन हुए उसमें भी 10% रखा। अब उनकी जो मांग है, वो मांग ये है कि मराठा समाज को ओबीसी में आप आरक्षण दीजिए। अब मैं तो ये सवाल पूछता हूँ कि मेरे ऊपर तंज कसा जाता है, कि मेरे ऊपर आरोप किए जाते हैं। मैं तो खुले आम और आपके भी नेशनल टीवी से सवाल पूछता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी और नाना पटोले जी या कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट करके दिखाए। अगर उनमें हिम्मत है, मैं चैलेंज देता हूँ, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुलेआम ये बताए कि भाई मराठा समाज को ओबीसी में लिया जाए। ये जो जरांगे पाटिल इन्होंने मांग रखी है, इस मांग पर उनकी पार्टी की भूमिका क्या है, नहीं बता सकते। डुप्लीकेट काम चल रहा है। मराठा समाज को